स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे मौर्य वंश। तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों इनका उदय हुआ और कैसे कैसे इनके वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो 326 ईस्वी पूर्व क्या हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर का आक्रमण। कभी भी प्रश्न ये पूछ सकता है कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, तो कब हुआ था 326 ईस्वी पूर्व। उस टाइम शासनकाल था नंद वंश का। नंद वंश के शासक कौन थे उस टाइम? घनानंद का शासन था। तो कौटिल्य इनके दरबार में पहुंचे घनानंद के बताया इन्होंने कि सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। और उस टाइम पे सारी जो देश के छोटे छोटे राजा थे अलग अलग बिखरे हुए थे। तो कौटिल्य ने कहा कि हमें एकजुट होकर सिकंदर के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो क्या हुआ, घनानंद बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो कौटिल्य की इन्होंने क्या कर दी, अपमान कर दिया। तो फिर कौटिल्य ने संकल्प लिया कि हम घनानंद को का समूल विनाश कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने शिष्य अपना चंद्रगुप्त मौर्य को शिष्य बनाया और फिर क्या हुआ, उन्हें मतलब शिक्षा दी युद्ध वगैरह की। और उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधे मगध पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया 322 ईस्वी में आक्रमण किया और जीत लिया मगध को। घनानंद को अपदस्थ कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने की स्टोरी। अब अलग अलग यूनानी, उस टाइम पे यूनानियों का शासन था, आसपास क्षेत्र में शासन कर रहे थे, जैसे सेल्यूकस निकेटर थे उस टाइम। तो यूनानी अलग अलग यूनानी इतिहासकार हैं। अलग अलग यूनानी इतिहासकार जो हैं अलग अलग नामों से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नाम से बताते हैं। ठीक है, तो सैंड्रोकोटस, यहाँ हमने लिखा है सैंड्रोकोटस। जस्टिन जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस नाम से बुलाते थे या उनका वर्णन सैंड्रोकोटस नाम से किया है। और जो प्लूटार्क थे उन्होंने एंड्रोकोटस। तो अगर कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसका नाम था, तो किसका नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो ये हो गया इनका नाम। अब जिनने शिक्षा दी थी कौटिल्य, विष्णुगुप्त कहा जाता है या चाणक्य कह लो, कौटिल्य कह लो, अलग अलग नाम है इनके। तो वो इनके प्रधानमंत्री थे। तो ये शासन व्यवस्था बताते थे कि इस टाइप से चलनी है, इस टाइप से। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दे अगर कि इनके प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौटिल्य थे। ठीक है, और लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनकी शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है, याद रखना। लेकिन कहीं भी पूरे अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का कोई वर्णन नहीं है। उनकी सिर्फ शासन व्यवस्था का वर्णन है, उनके नाम का कोई वर्णन नहीं है अर्थशास्त्र में। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ये पूछ देता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है, तो मैकियावेली के द प्रिंस से, द प्रिंस नाम की जो पुस्तक है मैकियावेली की, उससे इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 305 ईस्वी पूर्व क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर को हराया। यानी कि अभी हमने बताया कि उत्तर पश्चिम में सेल्यूकस निकेटर का शासन चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण किया और इन्हें हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर जब हार गए तो संधि की, और क्या हुआ, संधि में हेरात, कंधार और मरकान क्षेत्र को जीत लिया। यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने हेरात, कंधार और मरकान जो है क्षेत्र को इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। ठीक है, उसके बाद एक स्टोरी सुनी होगी आपने कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य से इनका विवाह भी हो गया था। ठीक है, इनके क्या हुआ था, संधि में हेरात, कंधार और मरकान तट दे दिए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और उनकी पुत्री हेलेना से विवाह करा दिया गया था। किसकी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी हेलेना, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करा दिया था। लेकिन क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ दिया था। ऐसा नहीं है कि ये जीते तो इन्होंने कुछ नहीं दिया था। इन्होंने, कहा जाता है कि 3000 लगभग 3000 हाथी गिफ्ट दिए थे, यानी कि उपहार स्वरूप इन्हें दिए थे। ठीक है, इनका शासन कहाँ से कहाँ तक फैला था आप लोग सोच सकते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही एक राष्ट्र की अवधारणा आई थी, क्योंकि
चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उत्तर पश्चिम से लेकर पूरब से उत्तर में यानी कि हिमाचल से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था इनका शासनकाल। लगभग दक्षिण का थोड़ा सा पार्ट अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा पूरे भारत में शासन फैला हुआ था इनका। तो हम देख सकते हैं कितनी बड़ी शासन व्यवस्था थी। तो इतनी बड़ी शासन व्यवस्था को चलाना एक नॉर्मल बात तो थी नहीं। प्रधानमंत्री अलग अलग प्रकार के इनके यहाँ मंत्री, अलग अलग प्रकार के मंत्री थे। खानों के लिए अलग मंत्री रखे गए थे, वो खनन वाली खाने, क्योंकि हमने बताया था ना कि मगध में खाने वगैरह बहुत ज़्यादा थी, लोहे का उत्पादन होता था, अकरा अध्यक्ष कहते थे। और जो व्यापार चुंगी वगैरह जो लेते थे वो मंत्री अलग थे। इस टाइप से अलग अलग मंत्री थे और बहुत विस्तृत शासन था इनका। तो ये तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये लगातार शासन व्यवस्था जो थी चलती रहे, तो उसके लिए उनके उत्तराधिकारी भी तो आएंगे। तो उत्तराधिकारी भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, जैसे कि बिंदुसार आए, अशोक आए। अशोक को तो सब जानते ही हैं इतिहास में। तो अब पहले हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार बहुत इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं प्ले करते हैं इतिहास में, लेकिन ये है कि इनका शासनकाल यूनानियों से अच्छे संबंध के लिए जाना जाता है, यानी कि यूनानियों से इनके शासन के टाइम में बहुत अच्छे संबंध थे। इन्हें क्या कहा जाता था, इनके निक नेम देख लीजिए आप लोग। बिंदुसार के निक नेम क्या है, अमित्रघात और अमित्रचेटस। अमित्रचेटस जो है वो यूनानी रूपांतरण है, क्योंकि उस टाइम पे यूनानी से संबंध थे, तो यूनानी लोग जो थे वो इन्हें अमित्रचेटस कहते थे। बिंदुसार तो इनका पुराणों में और मतलब भारतीय इतिहास में नाम मिलता है। अमित्रचेटस क्या है, यूनानी जो अपना वर्णन करते हैं उनमें इन्हें अमित्रचेटस कहते हैं। और इन्हें किस रूप में जाना जाता है, इन्हें पिता के पुत्र और पुत्र के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये एक महान पिता बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और क्या था, एक महान पुत्र यानी कि अशोक के पिता थे। तो इन्हें हमेशा इतिहास में सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि महान पिता के पुत्र और महान पुत्र के पिता। कभी भी स्टेटमेंट देके ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित जो वर्णन है वो किसके बारे में है, महान पिता के पुत्र और महान पुत्र के पिता। तो ये किसके लिए है, बिंदुसार के लिए। क्यों है, क्योंकि ये इनके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इतने बड़े शासन को जीता था, इतने बड़े क्षेत्र को जीता था और इस पर शासन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद इनके पुत्र कौन थे, अशोक के बारे में आप सभी जानते हैं, अपने धम्म के लिए फेमस है ये। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे अशोक के बारे में। थैंक यू।